गुड इवनिंग क्लास। पॉलिटी में हम आगे पढ़ेंगे आज। पूरा तो हमें पता ही है कि हमने आर्टिकल 18 खत्म कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 19 1A भी खत्म कर दिया था कि मतलब इसमें क्या आपका मतलब 19 1A का क्या इंट्रोडक्शन था, या आर्टिकल 19 को क्यों संविधान में लाया गया था, ये सब सारी बातें हो गई थी, ठीक ना। तो आज हमें क्या पढ़ना है, हमें आर्टिकल 19 1A पढ़ना है। 1A मतलब कहीं कहीं ए लिखा रहता है, कहीं कहीं का लिखा रहता है। अब हिंदी में का खा गा ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में वही ABC करके लिखा रहेगा, ठीक ना। अच्छा, हमने ये भी देखा था 19 1F, इसको हमने कटवा दिया था, मतलब काट के निकाल दिया गया है। नहीं तो ये भी पहले स्वतंत्रता के अधिकार में आता था, अब संपत्ति का जो अधिकार होता है अब इसमें नहीं आता। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। आज हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल 19 1A क्या पढ़ने हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे आर्टिकल 19 1A पढ़ने हैं। अब बात आती है 1A में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज पहले आप ये समझ जाओ, ये जो आर्टिकल 19 है यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हम कहेंगे जो आर्टिकल 19 होता है यह केवल भारत के लोगों के लिए है, मतलब भारतीय नागरिकों के लिए है। समझ गए। तो यहां आप लिख लेना जो आर्टिकल 19 ऊपर लिखना 19 वाला आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ये इतना याद रखे रहना कि जो आर्टिकल 19 होता है यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए होता है। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि बताओ ये आर्टिकल 19 1A में क्या है, तो हम कहेंगे भैया देखो, इसमें हमने पढ़ा था वो वाला जिसको हम बोस पढ़ते थे, मतलब पूरे में जो हमें ट्रिक से याद रखा था। तो इसे हम कहेंगे बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, थोड़ा अंधेरा आ गया होगा, उसमें लाइट कट गई थी ना, अब सही होगा। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 1A। तो इसमें क्या है, तो हम कहते हैं भैया इसमें है बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अब यही हमें समझना है कि ये सब अभिव्यक्ति क्या होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक ना। राइट टू फ्रीडम, तो उसमें हमें ये देखना है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अंग्रेजी हिंदी में इसको क्या करेंगे, बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने का मतलब ये हुआ कि जिसको आप मुंह से बोल रहे हो, ठीक ना। किससे? मुंह से जिसको आप बोल रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, बोलना कहते हैं। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति वर्ड आता है, एक्सप्रेशन जो वर्ड आता है, ये बोला नहीं जाता है, ये बॉडी लैंग्वेज से पहचाना जाता है। समझ गए। जैसे हमने कभी कभी देखा होगा कि मतलब एकदम ऐसे गुस्से में जाते हैं, तो पापा जब ऐसे एकदम गुस्से में जाते हैं तो हम देख के पहचान जाते हैं उनके एक्सप्रेशन से कि वो गुस्से में है। समझ गए। अभिव्यक्ति वही है। जैसे हम कहते हैं एक बार सभी लोग झंडा लेके क्या कर देते, झंडा लेकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो ये लगता है कि हाँ ये कुछ कहना चाहते हैं। जैसे मान लो 15 अगस्त है, अब 15 अगस्त में सभी लोग झंडा लेकर खड़े हैं, तो ये क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि हम आजाद हो चुके हैं, ये तो कहना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इनकी अभिव्यक्ति हुई। तो ये आपको समझने हैं कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। तो बात एकदम दिमाग में रखो, अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपके बॉडी लैंग्वेज से आपको पहचाना जा रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब कोई आपको बॉडी लैंग्वेज से पहचान रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं। जैसे अभी कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो लोग हमें देख के ये सारी चीजों को पहचान जाते हैं कि हमारे अंदर ये चीजें कमियां हैं और ये चीजें कमियां नहीं है। तो कहते हैं ना, फेस के एक्सप्रेशन से पहचान जाते हैं। तो मतलब जो बिना बोले गेस कर लिया जाता है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये चीजें यहाँ पर आपको बढ़िया से समझ लेनी है कि इसमें क्या है, बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, उनको हम बढ़िया से लिखेंगे। हम कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता,
पहली बात हम क्या यहां पर लिखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या क्या आएगा, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अब आप देखते होंगे ये प्रेस की स्वतंत्रता मैं क्यों लिख रहा हूं, पहले प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, अपनी बातों को रखने के लिए या किसी मुद्दे को रखने के लिए उसमें क्या करते हैं, छपवा देते हैं। तो भैया उनका अधिकार है, उसमें आप कुछ रोक नहीं सकते हो। तो अगर कभी पूछ ले कि बताओ प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बताना अनुच्छेद 19(1)(a) में है। समझ गए, प्रेस की स्वतंत्रता। ये प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर, कुछ भी आप प्रिंटिंग फॉर्म में बनवा दो, कुछ भी। हमने कहा कि हमें पोस्टर बनवा के फिर उसको हमें लगवा देना है, तो पोस्टर भी मतलब पोस्टर भी लगवाना किस में आएगा, तो हम कहेंगे 19(1)(a) में आएगा। क्योंकि यहां भाई तो आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हो, तो जहां जहां आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करोगे वहां वहां हम क्या कहते हैं, कौन सा अनुच्छेद लगेगा, तो हम कहेंगे 19(1)(a) लगेगा। समझ गए, तो इसमें ऐसा लिख दे प्रेस की स्वतंत्रता। अच्छा, फिर हमने कहा ये बताओ झंडा फहराना किस में आएगा, झंडा फहराना भी इसी में आता है। झंडा लहराना, शायद लहराना होता है, शुद्धि या फहराना होता है, जो भी होता हो, आपको उतनी हिंदी आती है, ठीक ना। झंडा लहराना ये सब भी किस में रखेंगे हम कहेंगे ये आएगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। किसकी, अच्छा, पोस्टर से अगर कोई अपनी चीजों को व्यक्त कर रहा है यहां पर, समझ गए। कोई भाषण दे रहा है, तब बताओ बोलने वाले में चला जाएगा भाषण वाला। भाषण अगर से कोई दे रहा है, तो अगर हम कहें कि हमें भाषण देने का अधिकार है, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ भाषण देना कहां से है, तो हम कहेंगे भैया ये तो अनुच्छेद आपका 1(a) में आएगा। भाषण वाला किस में आएगा, तो हम कहेंगे इसमें आएगा। समझ गए। इंटरनेट वाला भी किस में आ जाएगा, तो हम कहेंगे इंटरनेट वाला भी इसमें आता है। समझ गए। इंटरनेट में जैसे हमने कहा बहुत सारी चीजें आती है, सोशल मीडिया पूरा आपका आता है, तो नीचे लिख सकते हैं इंटरनेट भी इसमें लेते हैं। सोशल मीडिया किस में आएगा, तो हम कहेंगे सोशल मीडिया भी आपका किस में आएगा, तो आपको याद रखना है सोशल मीडिया इसी में आता है। समझ गए, किसमें, अनुच्छेद 1(a) में आता है, तो याद रखेंगे सोशल मीडिया भी इसी में आता है। अच्छा, धरना देना भी इसी में आता है। धरना देना ये देखो थोड़ा सा बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है। धरना आपका 19(1)(b) में भी आता है, क्योंकि धरने में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग असेंबल होते हैं, सभा बनाते हैं। समझ गए, तो इसको हम 19(1)(b) में भी रखते हैं और 19(1)(a) में भी रखते हैं। समझ गए कि नहीं, क्योंकि धरने का एक और अर्थ होता है ना, जैसे एक देखो यहां पर इसके दो अर्थ बनते हैं। पहला अर्थ इसका क्या बनता है, सभा बन जाती है। दूसरा अर्थ ये बनता है ये किसी उद्देश्य से खड़े हुए हैं, ये कोई बात कहना चाहते हैं सरकार से। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो इसीलिए यहां पर हमें क्या करना है, धरना को 19(1)(a) में भी रखना है और 19(1)(b) में भी रखना है। समझ गए। हाँ, तो ये चीजें भी होनी चाहिए, धरना को भी इसमें हम रख देते हैं। अच्छा, और जैसे हमने सोशल मीडिया को यहाँ रख दिया, अगर कोई आपसे ऐसे पूछे बताओ फेसबुक पे अगर हम कोई पोस्ट चिपका रहे हैं, तो ये बताओ कि ये किस में है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 1(a) में है, मतलब 19(1)(a) में है। समझ गए। अगर कोई ऐसे पूछ रहा है व्हाट्सएप पे आप कोई मैसेजिंग कर रहे हो, ये बताओ किस में आएगा, तो आप यहां पर भी कहोगे 19(1)(a) में बोलोगे। समझ गए इतनी बात। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं पुतला जलाना हो, पुतला। अब अगर किसी का आप पुतला जला रहे हो किसी का अगर पुतला जलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर आप अपनी बातों को रख रहे हो, और अपनी बातों को रखने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं चीजों को। तो पुतला जलाना भी किस में आता है, हम कहते हैं इसी में आता है, 19(1)(a) में आता है। समझ गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं। अभी हमने कहा कि ये बताओ एक और होता है, जैसे हमने कहा सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड होता है, ये जो मूवियां निकलती हैं, फिल्मों में निकलती है, उस पर क्या कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है ना। मैं अभी आगे ये सेंसर बोर्ड वाला लूंगा, सब कहाँ है, तो हम सब कहते हैं इसी में। तो अभी यहाँ सेंसर बोर्ड नहीं लिखेंगे, अभी आगे जब बताऊंगा तब लिखना। समझ गए। ऐसे ऐसे चीजें आपको पढ़नी। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो हम कहेंगे इसमें। ये झंडा फहराना किसमें, इसमें। पोस्टर लगाना किसमें, भाषण देना किसमें, इंटरनेट, सोशल मीडिया, धरना, ये सब किसमें आपके आ जाएंगे। इंटरनेट वाले में एक चीज आपको याद रखना, IT एक्ट। आज इस पे बात बढ़िया से चलेगी। IT एक्ट 2000, समझ गए। इस पे अभी बात होगी, थोड़ी देर तक होगी बात, तो आपको ये सारी चीजें समझ लेनी बढ़िया से, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। अभी एक और होता है, जैसा हमने कहा RTI।
आरटीआई, ये क्या होता है? ये होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हम आरटीआई। ये क्या है? पूछेगा आरटीआई का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बताना आरटीआई, पहले सोचो आरटीआई है क्या। दे रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार बोलते हैं। अगर ये सूचना का अधिकार है तो अपने दिमाग से आप सोचो, कहीं ना कहीं आप कहीं से सूचना मांगना चाहते हो, तो हम कहेंगे कहां से? भैया सरकार जो भी काम करेगी तो उसके लिए एक आरटीआई फाइल किया जाता है कि सरकार कहां पर कितना पैसा लगा रही है, और सरकार को आपको बताना पड़ेगा कि देखो हमने ये यहां लगाया है, इतना पैसा यहां लगाया है, इतना पैसा यहां लगाया। अभी जैसे गांव के लेवल पर समझाता हूं। गांव के लेवल समझाने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि प्रधान में, अब प्रधान को बहुत सारे विकास के काम करने होंगे, तो उनके अकाउंट में पैसा आ गया। अब उनको क्या होना है? अब आपको पता नहीं भैया इनके अकाउंट में इतना पैसा 2 करोड़ रुपए आए थे और ये इन्होंने कहां कहां पैसा लगाया, आप जानना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? एक आरटीआई फाइल करेंगे, और जैसे ही आरटीआई वहां पर फाइल करेंगे तो पूरा आरटीआई के थ्रू आपको हर चीजें आपको मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएंगी? कि भैया देखो प्रधान जी ने इतना रोड पे खर्चा किया है, इतने में इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, जो इंटरलॉकिंग वाला सड़क बनवा दिए हैं, समझ गए, इतना नलका लगवा दिए हैं, पानी टंकी में इतना पैसा खर्चा करवा दिए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर मिल, नाली बनवाने में इतना पैसा लगा दिए हैं, गौशाला बनवाने में इतना पैसा लगा दिए हैं, तो वहां सारी चीजें क्या होंगी? आपके पास आ जाएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। पूछेगा भैया ये सब जानने का अधिकार आपको है, कहां से है? हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। समझ गए? तो ये सब बढ़िया से याद कर लो कि आरटीआई किस में आता है, तो भैया इसी में आता है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप बताइए कि हाँ ये चीजें यहीं पर होती हैं। समझ गए कि नहीं? और इधर वाली चीजें अब बढ़िया से याद कर लो, बढ़िया से एकदम याद कर लो कि यार कुछ जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जब कभी कभी हो जाते हैं ना, तो कुछ ये सारी चीजें हैं, ये वाली सारी चीजें जो होती हैं थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनको हम लिखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें आती है झंडा, अखबार। अच्छा कोई अब कहे प्रेस में, ऐसे आम भाषा में बोल दे, बताओ अखबार की स्वतंत्रता कहाँ है? कहाँ बताओगे अखबार की स्वतंत्रता? तो आपको बतानी है भैया प्रेस यहाँ है तो अखबार भी यही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको आपको बढ़िया से लेके चलने हैं। अगर आप ये सब भूल जाओगे तो ये आपके लिए खतरा बनेगा आगे। समझ गए? फील कर करके पढ़ोगे, ये पोस्टर है, झंडा है, भाषण है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, धरना है, आरटीआई एक्ट, ये सारी चीजें हैं। अगर इतना समझ में आया तो हम थोड़ी आगे चलते हैं। अब देखो जो इसमें बोला गया है धरने वाले में, पहले यहां धरने वाले को समझाता हूं थोड़ी से। धरने वाले में क्या हुआ? केस बने। धरने वाले में ये जो धरना होता है ना, धरना, इस पे केस बना। सबसे पहले बात ना, केस क्या बना? केस ये बना कि जो धरना होता है, बोले कि कुछ जैसे सरकार कुछ होती है ना कि कहती है धरने को बंद कर दिया जाए। समझ गए? धरने को एकदम बंद कर दिया जाए। आपको याद रखना है जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है। उस पे कुछ ना कुछ उचित प्रतिबंध लगाएंगे, जिसको बोलते हैं हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। समझ गए? तो सबसे पहली बात आप एक लाइन बढ़िया से कहीं पर लिखो कि मतलब फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार पूर्ण नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते। पूर्ण का मतलब ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना, वर्ड आता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ड आता है कि मतलब ये पूर्ण नहीं है। समझ गए? अगर पूर्ण नहीं है तो मतलब आधा का नहीं, आधे का मतलब ये है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। समझ गए? अभी आप देखेंगे धरने का कहीं पर दुरुपयोग हो जाता है, जैसे आज के समय में देख रहे होंगे महिलाओं को जो कानूनी अधिकार मिल गए उसका कितना दुरुपयोग कर रही हैं वो लोग। समझ गए? कुछ लोग तो एकदम पूरा हदें कर दी हैं। तो क्यों कर दी हैं? क्योंकि उनके पास अधिकार ज्यादा हो चुके हैं। समझ गए? तो किसी के पास भी अगर अधिकार हद से ज्यादा हो जाएंगे तो उसका दुरुपयोग करेगा। जैसे अगर हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो हम देखते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तुरंत बोलेंगे किसी को तुम्हारी औकात क्या है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब पैसे का घमंड है, ईगो है। ईगो को कहां से आते हैं? सब पैसों से आते हैं।
समझ गए। तो कोई भी चीज एक्सेस मात्रा में नहीं होनी चाहिए, जो भी चीजें हो उनको हमेशा हमें कैसे रखना है, ऑलमोस्ट लिमिट में करके रखने हैं, समझ गए। तो ऐसे जो मूल अधिकार बनाए गए इनको कहा गया ये पूर्ण नहीं है, मतलब ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये क्या है, तो हम कहते हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए, समझ गए। इनके ऊपर क्या लगाए गए, उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो जो उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो याद रखे रहना, पूर्ण नहीं का मतलब क्या है, तो यहां पर लिखोगे क्योंकि इनके ऊपर क्या लगेगा, क्योंकि इनके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। बस क्लियर हो गया, मतलब बढ़िया से आप समझो, बढ़िया से केवल बस। अब ये जो धरना था, धरना, अब सरकार का कहना यह था कि धरना को हमें क्या कर देना चाहिए, एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि धरना का काम ही क्या था, धरना का काम एक ऐसा था, ये सरकार को मजबूर कर देती है, समझ गए। तो सरकार क्या बोली, सरकार बोलती है इसको, सरकार क्या बोलती है, सरकार कहती है धरना या विरोध और या प्रदर्शन, सब ये वर्ड एक ही है, केवल अलग अलग वर्ड में यहां पर यूज होता है। तो सरकार क्या कहती है, धरना विरोध प्रदर्शन को बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, हाँ बंद कर देना चाहिए, चलो मान लेते बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब यही बात कोई देख रहा है, देखने का मतलब इंडिया में इतने लोग हैं तो कोई ना कोई तो देखेगा ही। अब यही बात कौन देख रहा है, इंडिया में बैठे लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था केशवानंद भारती। क्या नाम था उनका, हम कहते हैं केशवानंद भारती। तो भैया केशवानंद भारती ने क्या कर दिया, सरकार को चैलेंज कर दिया कि ऐसे कैसे तुम बंद करवा सकते हो धरने को, समझ गए, ऐसे कैसे तुम बंद करवा सकते हो धरने को। धरना क्या है, धरना हमारी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन है, समझ गए। धरना क्या है, हमारी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन है। इसलिए धरना 19(1)(a) में हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर आप इसको बंद कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमारी स्वतंत्रता को कंज्यूम कर लिया, समझ गए, हमारी स्वतंत्रता को आपने बाधित कर दिया, आपने हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिया। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप धरना को बंद नहीं कर सकते हो, समझ गए। और व्यक्ति थे केशवानंद भारती, इन्होंने क्या कर दिया, सरकार को चैलेंज कर दिया। और जब इन्होंने सरकार को चैलेंज किया तो इनका जजमेंट निकल के आता है 1973 में, समझ गए। मैं लिख के बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो व्यक्ति थे केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केस बनता है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मैं कई जगहों पर लिख चुका हूं, तो अब इतना ही लिखूंगा, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक ना, यूनियन ऑफ इंडिया, समझेंगे, भारत सरकार। ऐसे अगर जानोगे तो भारत सरकार हिंदी में कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा भैया धरना ऐसे नहीं बंद कर सकते, ऐसे अगर आप धरना बंद कर देंगे तो हमारे मूल अधिकारों का हनन हो गया। तो भैया इनके वाले केस में ना सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखो सरकार सुन लो, सरकार तुम्हें सुनना चाहिए कि ये जो धरना होता है ये हमारे नागरिकों को 19(1)(a) में और 19(1)(b) में इनको ये अधिकार है कि ये सभा इकट्ठा कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, अपनी बातों या अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, समझ गए। और अगर ऐसा कर दिया, धरना बंद कर दिया जाता है तो क्या होगा, इन लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, मूल अधिकारों का हनन होगा, समझ गए। इसलिए धरने को कभी बंद नहीं किया जा सकता, समझ गए, धरने को कभी बंद नहीं किया जा सकता। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना या विरोध प्रदर्शन जो होता है ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ये बताओ धरने को किस जगह या किस केस में ये बोला गया था कि ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। तो हम कहेंगे केशवानंद भारती वाले केस में बोला गया था 1973 में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि केशवानंद भारती केस कब आया था, तो याद होना चाहिए ये 1973।
कभी कई बार डेट पूछ चुका है केशवानंद भारती वाला, क्योंकि इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे। समझ गए? इनके ऊपर जितने इनके में बदलाव हुए हैं सब मैं एक दिन बता दूंगा, अभी यहां केवल इनके ये बातें थी, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना बंद नहीं किया जा सकता, धरना बंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मूल अधिकारों का क्या होगा, उल्लंघन होगा। तो और क्या उन्होंने कहा ये जो धरना होता है ना, धरना, ये हमारे लोकतंत्र मतलब कि लोकतंत्र की, धरना लोकतंत्र की आत्मा है, आत्मा है। समझ लो, धरने को ये बात बोली गई है। ये पूछेगा ये कौन से अनुच्छेद में आएगा, तो आपको बताना है, किस में बताना है, अनुच्छेद 19(1)(a) में बताना है कि धरना इसी में आता है। और धरने से संबंधित केशवानंद भारती केस में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि धरना लोकतंत्र की आत्मा। अगर उठा के अभी देखो इन सब चीजों पे क्वेश्चन नहीं बने हैं, समझ गए, इन सब चीजों पे अभी क्वेश्चन नहीं बने हैं, बन जाएंगे तो मुंह बना लोगे, इसीलिए पहले में पढ़ लो। अब एक केस और होता है, एक केस और होता है, अब उस केस को ऊपर बताता हूं, यहां बताता हूं उस केस को। अब एक केस और होता है, वो केस होता है 2012 में, धरने से संबंधित एक केस और होता है, और ये केस कब होगा, तो हम कहेंगे ये केस होगा 2012 में। अब ये कौन सा केस है, तो हम कहते हैं ये आपने सुना होगा, रामदेव से संबंधित था। ये बाबा रामदेव का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, बाबा रामदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार। समझ गए? अब इसमें क्या था, इसमें भैया दिल्ली का जो रामलीला मैदान था, दिल्ली का रामलीला मैदान, जंतर मंतर, वहां सभी लोग इकट्ठा हो गए। आपने सुना होगा कि अन्ना हजारे एक व्यक्ति थे, तो वहां पर लोकपाल बिल यही सब बवाल दुनिया भर का चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ था, सभी लोग क्या हो गए थे, इकट्ठा हुए थे। अब सरकार ने क्या करवा दिया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दी, और जैसे ही सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दी, तो बाबा रामदेव ने सरकार को चैलेंज करवाया, समझ गए, और ये कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। और इनको पता था कि भैया धरना तो हमारा मूल अधिकार है, अगर ये लाठी चलवा दी तो इसका मतलब ये इन्होंने क्या कर दिया, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया। और आपको पता है भारत सरकार राज्य है, राज्य ही तो आपके मूल अधिकारों का हनन करती है। राज्य अगर आपके मूल अधिकारों का हनन करती है, भैया इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे बाबा रामदेव, कहे कि देखो माय लॉर्ड, क्या बोले माय लॉर्ड, इन्होंने, हम लोग आराम से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर धरना कर रहे थे, बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, और इन्होंने क्या करवा दिया, अचानक हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ तुमने ये काम किया, भारत सरकार ने कहा हाँ किया। सॉरी, भारत सरकार डर थोड़ी रही है, करी हाँ किया। कहा कि तुमने ये जो काम किया है ये क्या है, ये इन नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन है, और अगर आप राज्य हो तो आप अपने दायरे में रहो। अच्छा, तो उनको बात समझ में आई, अच्छा ये बात थी। तो वहां पर क्या हुआ, बाबा रामदेव केस जीते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसके हक में फैसला सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के हक में फैसला सुनाई। इन्होंने कहा कि देखो भैया, धरना अगर शांतिपूर्ण है तो होना चाहिए, लेकिन धरना अगर हिंसात्मक है तब नहीं होना चाहिए। तो अगर वहां पर सभी लोग धरना शांतिपूर्वक बैठ के कर रहे थे, तो तुमने उनके ऊपर हिंसा क्यों करवाई, तो भारत सरकार को उसका पे करना पड़ा, भारत सरकार को भी मानना पड़ा कि हाँ ये हमारी गलतियां ऐसे हुई हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें थी उसमें। तो आपको याद होना चाहिए कि बाबा रामदेव वाले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, धरना शांतिपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, समझ गए। अच्छा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर धरना शांतिपूर्ण नहीं है, हिंसात्मक है, तब वो धरना नहीं है, तब वो क्या है, तब वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, पब्लिक पीस के खिलाफ जा रहा है। सब जान गए ना। तो ये सारी चीजें थी, तब वो धरना नहीं है, समझ गए। उन्होंने क्या बोला, धरना शांतिपूर्ण होना चाहिए, उन्होंने कहीं ये नहीं बोला धरना हिंसात्मक होना चाहिए, समझ गए। अगर हिंसात्मक है तब वहां पर सरकार एक्शन ले सकती है,
लेकिन अगर धरना शांतिपूर्ण है तो सरकार के पास ये हक नहीं है कि वो आपके मूल अधिकारों का हनन कर दे। समझ गए? आर यू क्लियर? एकदम क्लियर हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बातें थी इसमें। अच्छा, अब एक बात और लेता हूं। अब यहां पहले ना अपवाद आपको बताता हूं। अगर यहां पर लिखा गया है हमें बोलने का अधिकार है तो हम कुछ भी बोल दें? अरे ऐसे कैसे कुछ भी बोल दो? कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, रोक लगाया गया, हमारे ऊपर रोक लगाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, उचित प्रतिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम उचित प्रतिबंध बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा यहां, यही तो पढ़े अभी हमने क्या देखा? हमने कहा फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब मूल अधिकार पूर्ण नहीं होते हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, मतलब उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगर ये बात है तो बताओ इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कहां लिखे गए हैं ये सब सारी चीजें? तो हम कहते हैं आओ देखते कहां लिखे गए हैं। समझ गए कि आपको क्या क्या नहीं करना है, किन किन चीजों के दायरे में रह के बात करनी है। अगर आप इसके खिलाफ जाते हो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। समझ गए? इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। तो भैया पहले उचित प्रतिबंध भाई देख लेते हैं कहां कहां उचित प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको लिखना है, अब ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल 19(1)(a) का उचित प्रतिबंध, ऐसे लिख लेते हैं ताकि याद रहे बढ़िया से। आर्टिकल 19(1)(a) का उचित प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध आर्टिकल 19(2) में है, 2 में लिखा गया है, 2 में लिखा गया है, दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक ना? अब हम कहेंगे भैया पहला उचित प्रतिबंध क्या है? पहला उचित प्रतिबंध क्या है? पहले में बात ये बोली गई है कि देखो ये आप बोलो, समझ गए? आपको बोलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक दायरे में रह के बोलना होगा कि भारत की संप्रभुता पे असर ना आए, भारत की एकता पर असर ना आए, भारत की अखंडता पर असर ना आए, समझ गए? भारत की सुरक्षा पर असर ना आए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहेंगे हम देश बेच देंगे, अरे देश तुम्हारे बाप की बपौती है, बेच दोगे? समझ गए? ऐसे थोड़ी देश कोई बेच देगा। तो ये सब कैसे कैसे वर्ड हो जाते हैं, ये सब एक्सट्रीम वर्ड है। मतलब कहने का मतलब यहां पर आप अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं भारत में धर्मवाद है, समझ गए? कुछ लोग नहीं, नेता लोग कहते हैं, क्योंकि नेता लोग इसी से आपसे वोट कमाते हैं। समझ गए? सबसे ज्यादा अगर भारत को किसी ने बर्बाद किया है तो अनपढ़ नेता, और जितने नेता यहां पर बने हुए हैं सारे के सारे नेता अनपढ़ है। ये लोग फर्जी डिग्री लेके जाते हैं संसद भवन में, बताओ ये लोग हमारे लिए कानून बना रहे हैं, इनके पास खुद दिमाग नहीं है। समझ गए? पहले के जो नेता हुआ करते थे, जैसे मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पढ़े लिखे, समझ गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पढ़े लिखे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पढ़े लिखे, और आज के नेता, नेता अयासबाज, समझते हो ना? आज के नेता, आजकल के जो नेता हैं इनको कुछ नहीं चाहिए, ये तो सबके सब अयास हैं एकदम। जब वो होता ना, जब बरसाती मेढक, बरसाती मेढक की तरह जब इलेक्शन वाला समय आता तो ये आपके घर घर दिखते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या है? तो हम कहते हैं यही सब है, और हमें ये मूर्ख बनाते हैं 70 वाली देके, समझ गए? 70 वाली देके हम पी के उनको सुबह बढ़िया से टीप देते हैं उनके निशान पर, समझ गए? यहां आज के समय में कुछ निष्पक्ष चीजें हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि हमने अपनी ये जो हमारे अंदर जो कॉमन सेंस है या जो हमारे अंदर थोड़ी जमीर थी, सब हमने बेच दी है। आज के डेट में केवल सब जगहों पर पैसे की कीमत बन चुकी है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। समझ गए? क्यों? क्योंकि हमने ये अपने दिमाग में मानसिकता बना ली है, बाबू साहब है, समझ गए? तो वो सब सारी चीजें ऐसे हैं। तो यहां पर हमें क्या पढ़ना है कि जो अनुच्छेद 19(a) है, इसका जो उचित प्रतिबंध लगाया गया, कहां पर लिखा गया है? 19(2) में। अब कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं? पहले में लिखा गया है भैया देखो, आप चाहे बोलो और चाहे अपनी बातों को रखो, लेकिन आपको एक चीज के दायरे में रखे करना है। समझ गए? आप भारत की अखंडता को,
भारत की सुरक्षता को और भारत की संप्रभुता को, समझ गए, भारत की अखंडता को, इन सब चीजों को आप टच नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भारत की एकता डैमेज हुई, समझ गए, कोई ऐसा मान लो कोई भाषण दे रहा है तो विरोधी भाषण दे रहा है, कह रहा है कि हम भारत को पाकिस्तान को बेच देंगे, समझ गए, तो ये गलत है, ये भारत की अखंडता के लिए नुकसान है। अब कोई आ रहा है, वो कह रहा है कि यहां पर जातिवाद बहुत ज्यादा अपने भारत में बढ़ चुका है, अब कह रहा है कि यहां पर ब्राह्मण खतरे में है, तो कोई आ रहा चिल्ला रहा यहां पर हिंदू खतरे में है, समझ गए। अगर ऐसा भाषण दिया जाएगा, आप अपने दिमाग से सोचो, अगर कहीं पर यह बोला है हिंदू खतरे में है, तो हिंदू क्या करेगा, हमेशा एक्शन लेना चाहेगा, और किसके खिलाफ लेगा, मुसलमानों के खिलाफ लेगा। अब बताओ, ये कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने का बात चल रहा कि नहीं चल रहा? ये क्या है, नेता लोग बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होता है, जबकि संविधान के 19(2) में ये बातें लिखी गई हैं कि आप देश विरोधी भाषण नहीं दे सकते, लेकिन ये लोग देते हैं, इनके ऊपर नहीं होता केस। क्यों नहीं होता? ये बोल दिए, 10 मिनट कंट्रोवर्सी चली, फिर चल दिए, क्योंकि इनके पास पब्लिक पावर है, समझ गए। जिस दिन इनके पास पब्लिक पावर हटा दिया जाए, ये कुछ नहीं है, और हम जैसे मूर्ख लोग ही तो इनको वोट दिए हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे लिखते हैं हम, आगे लिखते हैं, आर्टिकल 19(a) का उचित प्रतिबंध किसमें है? तो यहां पर आपको लिखना है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, अखंडता, अखंडता, संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक ना, सुरक्षा, सुरक्षा, मतलब यह इन चीजों को हम क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। मतलब भारत की अखंडता को हम नहीं छू सकते, मतलब आप बोलो लेकिन भारत की अखंडता उसमें टच ना हो, मतलब भारत की अखंडता उसमें मतलब बरकरार बनी रहे, ये ना हो अखंड भारत अगर है तो उसको हम तोड़ के खंडित भारत बना दे। भारत की सुरक्षता बनी रहे, भारत की सुरक्षा बनी रहे, भारत की संप्रभुता बनी रहे, ये सारी चीजें अगर से हैं तो आप मान के चलो कि आप सही जगह पे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप सही बात बोल रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे कोई बात बोल रहे हो जिसमें अखंडता डैमेज हो, संप्रभुता डैमेज हो, सुरक्षा डैमेज हो, एकता डैमेज हो, अगर ऐसी बात बोली जा रही है तो आप याद रखे रहना, तब वहां पर सरकार भी एक्शन ले सकती है, तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले सकती है। इसलिए आपको जो भी बात बोलनी है इसके अंडर में रह के बोलना है, समझिए कि नहीं? मतलब भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और एकता के दायरे में रह के आपको बातें बोलनी है, समझ गए? हाँ, तो बढ़िया से याद रखो। अब दूसरे नंबर पे आता, दूसरे नंबर पे क्या बात बोली गई है? दूसरे नंबर पे बात बोली गई है कि हमें अपने भारत के पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है, ताकि यहां पर सार्वजनिक शांति बनी रहे। समझ गए? पब्लिक ऑर्डर कितने लोग सही समझ पा रहे हैं? पब्लिक ऑर्डर का मतलब यह है कि यहां पर क्या है, जैसे अभी हमने कहा कि सरकार ने कोई लॉ निकाला, जैसे हमने कहा धारा निकाल दी, धारा 144। अब धारा 144 निकाल दी तो बोल रही है कि यहाँ 10 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, और वहां आप लोग 20 लोग इकट्ठा हो गए, तो ये आप पब्लिक ऑर्डर का मिसयूज कर रहे हो। ये पब्लिक ऑर्डर जो होता है ये डीएम इश्यू करता है, और डीएम जब इश्यू करता है तो डीएम मतलब इस पे विचार विमर्श करके तब वो इश्यू करता है कितने लोगों को हमें एक साथ रखना चाहिए, कितने लोगों को हमें एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो वहां पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन बनाए रखना, और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कौन करती है? तो हम कहते हैं पुलिस करती है, समझ गए? आप कुछ भी बोलो, मतलब आपको पुलिस का मानना पड़ेगा। अगर पुलिस सही काम कर रही है तो भैया पुलिस को मानो, पुलिस का ऑर्डर मानो। इसलिए बोला जाता है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ताकि यहां पर पब्लिक पीस बनी रहे, समझ गए? जिसको हम बोलते हैं पब्लिक पीस का मतलब कि वहां पर सार्वजनिक शांति बनी रहे। तो इसमें हम लिख सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक पीस। पब्लिक पीस, पब्लिक पीस को हम बोलते हैं सार्वजनिक शांति, सार्वजनिक शांति। ज्यादा टिप टाप ना करो, जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लो बस, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या बोला है? तीसरे नंबर पे बोला भैया देखो, हमें जो भी बात बोलनी है शालीनता से बोलनी है, नैतिकता के दायरे में रह के बोलनी है, समझ गए? हमें कैसे बोलनी है? शालीनता से बोलनी है, शालीनता से बोलनी है। शालीनता को
अंग्रेजी में कहते हैं डिकेंसी बोलते हैं इसको, ठीक ना। और मोरलिटी, मोरलिटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सॉरी, ठीक ना। हमें जो भी बातें बोलनी है कैसे बोलनी है? शालीनता से बोलनी है और मोरलिटी बोलनी है, समझ गए। अगर हम कुछ अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हमें कैसे बोलना है? शालीन होके अभिव्यक्त करना है, नैतिक होके करना है। अब कुछ आप लोगों ने देखा होगा अश्लील मूवी आ जाती है, कौन सी मूवी? अश्लील मूवी, समझ गए। अब ये जो अश्लील मूवी आ रही भैया, ये क्या है? ये क्या है बताओ, ये बताओ, ये कहीं से भी नैतिक है? कहीं से ये नैतिक लग रहा है आपको? ये सब चीजें गलत है ना। जो अश्लील मूवियां निकाली जाती हैं ये हमारे नैतिकता के खिलाफ होती हैं, समझ गए। ये हमारे युवाओं को क्या किया जाता है? भ्रमित किया जाता है। जैसे आज के समय में आप मूवी देख रहे होंगे तो मूवियों में आपने देखा होगा उनमें जो हीरोइंस होती हैं उनको शॉर्ट्स पहना दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं को सबसे पहले झरने के सामने या झरने के नीचे उनको नहलाया जाता है, या कोई बीच बड़ा सा होता है उनमें उनको फेंक दिया जाओ तुम उसमें नहाओ, और उधर से ये लोग कैमरा लगा के शूट कर रहे हैं। अब यही जब अपने यहाँ का युवा देखेगा तो उसके दिमाग में, उसके मानसिकता पर क्या असर पड़ता है वो आप समझ सकते हो, समझ गए। ये सारी चीजें क्या है? समझ गए, ये हमारे नैतिकता के खिलाफ है, मतलब ये हमारे नैतिकता के खिलाफ है, समझ गए। मतलब ना वहां पर कोई शालीन से बात करना चाहता है और नैतिकता के विरुद्ध जाना चाहता है। तो अगर कभी भी मूवियां अश्लील बनाई जाती हैं तो उसके लिए क्या बनाया गया? एक सेंसर बोर्ड बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? सेंसर बोर्ड बना दिया गया। अब सेंसर बोर्ड क्या करता है? अगर मूवी नैतिक नहीं है तो सेंसर बोर्ड क्या कर देता है? उस मूवी को खत्म कर देता है या उस सीन को वहां से कटवा देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए हमें मूवी अगर हमें बनानी है तो हमें नैतिकता के दायरे में रहकर बनानी होती है। इसलिए आपको चीजें याद रखनी है कि ये अश्लीलता भरी मूवियों को हमारे समाज में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मिल जा रही है, वो बात अलग है, समझ गए। ऐसी ऐसी मूवियों को अगर आप ना देखें तो कभी वो मूवियां चले ही ना। आजकल अगर मूवियां नहीं चलती तो उनको कंट्रोवर्सी बना दो। अभी आपने देखा होगा एक मूवी आई सैयारा, उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी आशिक लोग थे सभी लोग रो रहे हैं बढ़िया से, कह रहे इतनी अच्छी है कि मतलब वो पुराने समय का प्यार याद करवा दे। भैया पता नहीं कितने समय पुराने हो गए कि उनको प्यार याद आ रहा है, शायद लग रहा है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे चीजें, इतने इतने मतलब बेवकूफ इंसान पड़े हैं, समझ गए। और यहाँ अगर इतिहास भूल गए होंगे तो इनको ये भी नहीं पता होगा कि गांधी जी भारत कब आए थे आंदोलन के लिए, ये तो भूल ही गया, दिमाग से निकल गया होगा। संविधान सभा कब बना था ये भी नहीं याद होगा। कोई ऐसी मूवियां निकाले तो उसमें हाँ कि भैया संविधान के डेट याद आ रहे हैं, ऐसी मूवियां बनी कभी नहीं। इतिहास से कि ये वाले डेट याद आ रहे हैं, इतिहास में कब कब आंदोलन बना था ये याद आ रहे हैं, ये नहीं याद। सैयारा याद आ, सैया आवा था याद, समझ गए ना। ऐसे ऐसे मूवियां बनाई जा रही हैं ताकि मतलब आप भ्रष्ट हो, आपका दिमाग एकदम खत्म हो, समझ गए। आप क्या करो, आप डाइवर्ट होके कहां पहुंच जाओ? सैयारा मूवी देखने पिक्चर हॉल में, और सरकार अयासी करे आराम से बैठ के। से सरकार से आप रोजगार की डिमांड ना करो, बस आप अच्छे हो, समझ गए। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत भोले हो, केवल आप सरकार से डिमांड ना करो बस। इसके लिए सरकार ने ऐसे मूवियों लोगों को क्या कर दिया है? अलाउ कर दिया है, तुम सैयारा मूवी बनाओ, समझ गए। और क्या बना दिया है? कह रहा है कि और देखो हम ये बना दिए हैं, बाबा लोग बैठा दिए हैं, बाबा लोग कहेंगे आओ आओ सभी लोग आओ, हम सभी लोगों को भाषण देते हैं, तो आप ये करते हो, वो करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ये देखो सारी चीजें ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, समझे कि नहीं समझे। अब वहां पर बाबा जब आएंगे बैठेंगे तो बाबा कहेंगे कि भैया देखो ये जो पृथ्वी है, जो अगर औरत को उल्टा नहीं लेटना चाहिए, उल्टा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो उनके स्तन होते हैं, स्तन का जो भार होता है उसको पृथ्वी नहीं सहन कर सकती। ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे हैं बाबा लोग, और हम जैसे लोग मतलब उनको देख रहे हैं बढ़िया से। 5-5 हजार 10-10 हजार लोग उनके भाषण में रहते हैं, समझ गए। मतलब ये सब सारी चीजें अपने दिमाग से सोचो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपने दिमाग को डेवलप कर, जो हम डेवलप करते हैं वो भी खत्म कर दे रहे हैं, समझे। बाबा का नाम नहीं लूंगा, बाबा का नाम आप सर्च कर लेना, समझ गए। अब ये मूवियां जैसे हमने कहा अश्लील मूवी आ गई तो ये इसको सेंसर बोर्ड क्या कर देती है? रोक लगा देती है। अब सेंसर बोर्ड को ये लोग थोड़ी पैसा दे देते हैं, सेंसर बोर्ड उसको पास कर देती है, उसमें से थोड़ी सी कटिंग करके,
समझे। और उसके बाद कहते हैं अपने यहाँ का मॉडर्न कल्चर आ रहा है, यही है मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर लेके आना हो तो भैया अमेरिका कहाँ पहुंच गया, अंतरिक्ष में जा जाके बड़े बड़े काम कर रहा, चाइना अंतरिक्ष में जाके बड़े बड़े काम कर रहा, वहां नहीं तुम्हें मॉडर्निटी दिख रही है, तुम्हें बस बस केवल यही ये जो बिकनी ये शॉर्ट्स दिख रहे हैं, इनमें तुम्हें बड़ी मॉडर्नता दिख रही है। समझ गए। ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारी मानसिकता को खत्म कर दे रहे हैं, कहीं फालतू फालतू चीज कर रहे हैं, फालतू फालतू कानून लेके आ रहे हैं। ये सब क्या है, यही सब भ्रष्ट कर रहा हमें। समझ गए। अगर तुम्हें मॉडर्नता दिखानी है, दिखाओ वहां कि जहां अमेरिका पहुंचा पहुंच के दिखाओ, जहां चीन पहुंचा पहुंच के दिखाओ, जहां रूस पहुंच के दिखाओ, तब तो हम जाने कि आपके अंदर काबिलियत है। और जितने गांव वाले हैं ये लोग भी यही करते हैं, मतलब दिमाग एक पैसे का नहीं है, लेकिन फोकस पूरा रहता है कि मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे दुनिया कहां से कहां चली गई है, अरे दुनिया चली गई, तुम तो नहीं गए हो, बिना पढ़े वहां तक थोड़ी पहुंच पाओगे। और आपको सभी जितने भी टीचर पढ़ाते हैं बस 15 मिनट में मूल अधिकार खत्म, जाओ भैया पेपर में बैठो, वहां से पेपर में आए, मूल अधिकार से अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन लगे ही नहीं, दांत फाड़ के चले आए, फिर बोल रहे हो कि अरे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। क्वेश्चन कब होंगे, जब उनको विधवा समझोगे। समझ गए। यहां पर सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जिसने सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाया वो कभी जिंदगी में, वो एक गांव में गड्ढा होता है उसको बोलते गढ़ई, उसी में जाके गिरोगे। समझ गए कि नहीं। तो ये सब सारी चीजें अपने दिमाग में पहले भरो। समझ गए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में क्या बात बोली गई है, हम कहेंगे चौथे पॉइंट में बोली गई है डिफेमेशन को लेकर बात की गई है। डिफेमेशन का मतलब ये होता है भैया मानहानि। समझ गए। मानहानि, मानहानि का मतलब ये होता है आप बोलो लेकिन दूसरों का अपमान करके मत बोलो। समझ गए। आप बोलो, समझ गए, लेकिन दूसरों का अपमान ना हो भाई, कि हम दूसरों को अपमानित करके चीजों को बोल रहे हैं। फिर या हम क्या बोल रहे हैं, हम कहते हैं भैया ये भी बोल रहे हैं हम सरकार का अपमान कर रहे हैं। अगर सरकार गलत है तो भी वहां पर आप शालीनता से पेश आइए, अगर सरकार गलत है तो भी आप वहां पर शालीनता से पेश आइए। समझ गए। उसके बाद अपनी बातों को रखवाइए। एक अपने यहां सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, अगर सुप्रीम मतलब पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट काम नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास सुनवाई जरूर होगी आपकी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन कभी भी अभद्रता का प्रयोग मत करिए। अगर आप धरना कर रहे हो शांति पूर्वक करो। समझ गए। अखंडता अपनी खराब ना होने पाए, नैतिकता अपनी खराब ना होने पाए, शालीनता अपनी बरकरार होनी चाहिए। समझे। अगर कोई आपको उल्टा भी बोलता है तो उस पर एक बार विचार करिए कि हाँ ये चीजें गलत है सही है, इस पे आप फोकस करिए। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान होता है। हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें चीजों को सीखना भी है। हमें समाज के बारे में सीखनी है कि समाज क्या क्या कहता है, समाज में क्या क्या चीजें चल रही हैं, समाज में कुछ कुरीतियां हैं उनको दूर करना है, समाज में लोगों की सोच क्या होती चली जा रही है। समझ गए। देखो यहाँ पर जो गलत चीजें होती हैं उनकी हम तुलना बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छी होती है चीजें उनकी तुलना हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे औकात से बाहर होती है। गंदी चीजें हमारी औकात में होती हैं, बाकी अच्छी चीजें हमारी औकात से बाहर होती है। समझ गए। तो हमें क्या, हमें कुछ भी बात बोलनी है तो ऐसा ना हो कि हम क्या कर दें, किसी का अपमान करके बात करने लगे, उसको हम कहते हैं मानहानि। तो हमारे ऊपर वो क्या कर देगा, मानहानि का मुकदमा लगवा देगा। ठीक ना। फिर हमें क्या करने, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर सॉरी, हमें भैया कोर्ट की अवमानना नहीं करनी है। मतलब हमें कोर्ट को मानना है। अगर कोर्ट कोई भाषण सुना रहा है तो उसको हमें मानना है। अगर हम मान लेते हैं उसके डिसीजन से नहीं सहमत हैं, फिर हमसे री कोर्ट फाइल करेंगे, फिर से हम फाइल करेंगे। समझ गए। फिर से हम क्या करेंगे, री केस फाइल करेंगे, फिर से हमारा केस चलेगा, फिर से उस पर सुप्रीम कोर्ट बहस करेगी। अब की बार 5 लोग बैठ के बहस कर लेंगे, अब की बार 7 लोग करेंगे, फिर भी नहीं होगा 9 लोग करेंगे, 11 लोग करेंगे, 13 लोग करेंगे, 15 लोग करेंगे। समझ गए। लेकिन हमें अपनी शालीनता को बरकरार रखनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमें कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा हम कुछ बोलें कि अगर कोर्ट कुछ कहा है तो उस बात को हमें मानना चाहिए। समझ गए। अगर मान लेते हैं हम संतुष्ट नहीं है, री केस फाइल करो, लेकिन ये नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट से निकले, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ बोल दिया है और हमें सजा सुना दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तोड़ देंगे। वहां पर जो बेचारा वो जज साहब बजा रहे हैं, लौट कर रहे हैं, सब हम तोड़ ताड़ के फेंक दे रहे हैं। ये नहीं करना, ठीक ना।
तो कोर्ट की अवमानना इसमें लिख लेते हैं, कोर्ट की अवमानना। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंग्रेजी में यही बोलते हैं। समझ गए, हमें कोर्ट की बातों को बढ़िया से माननी पड़ती है। समझ गए, अगला लिखेंगे 6वें नंबर पे, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। समझ गए, हमें क्या नहीं करने चाहिए, हमें अपराध को बढ़ावा नहीं देना है, हमें कोर्ट की बात को माननी है। अगर हम कोर्ट की बातों को नहीं मानते हैं मतलब हम गलत कर रहे हैं। समझ गए, इसमें हम क्या लिखेंगे, अपराध को बढ़ावा नहीं होना चाहिए, अपराध को बढ़ावा नहीं होना चाहिए। समझ गए, ऐसा ना हो कि हम ऐसा कुछ करें जिससे अपराध बढ़े। समझ गए, तो ये भी हमें चीजें ध्यान में रखनी है कि अपराध ना बढ़े। हमें कुछ भी बोलना है लेकिन अपराध नहीं बढ़ना चाहिए, हमें कुछ भी अगर अभिव्यक्त करना है तो अपराध नहीं बढ़ने चाहिए। अगर अपराध बढ़ रहा है तो ये गलत हो रहा भैया, एकदम गलत हो रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये भैया बढ़िया से आप समझ जाओ। ये इतने उस पे क्या है, उचित प्रतिबंध लगाया गया, बढ़िया से एकदम उचित प्रतिबंध याद रखो, हर चीज बढ़िया से पढ़ लो बस। समझ गए, अब आगे देखते हैं, अब केस पढ़ेंगे आज। केस में आपको समझाने वाला था, समझा नहीं पाया, अब समझा रहा हूं। केस बहुत अच्छा है, केवल कहानी की तरह सुनिए। केवल आप बने रहिए, पॉलिटी में आपकी बहुत अच्छी बनवा दूंगा, ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी बनवा दूंगा, हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी बनवा दूंगा। ये जो आपके 3 स्टैटिक पोर्शंस होते हैं इनको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपको ना कि चीजें आपको दिखेंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। अभी आप, मैं ज्योग्राफी में 2 लेक्चर या 3 नहीं शायद 5 या 6 लेक्चर डाला हूं, उस पर अगर आप जाके देखेंगे वहां पर मैं मैप के थ्रू चीजों को बताया हूं, तो उनसे अगर आप मैप पे रटोगे तो आपको कभी ये नहीं रटना होगा कि ये वाली हवा कहाँ चलती है, ये वाला अभी पर्वत तो पढ़ाऊंगा। तो केवल आप बने रहिए, बस देखते रहो, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। लेकिन ये है थोड़ा समय लगेगा पढ़ाने में। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो समय इसलिए लगेगा क्योंकि भैया हमें अच्छे से पढ़ना है। समझ गए आप, हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक, यही बात है बस। अब बाबू देखो हमें क्या बताना था, इंटरनेट से अभी मैं एक चीज अभी बोला था कि इंटरनेट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिखोगे इंटरनेट में एक एक्ट है आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000। ये कभी कभी ऐसे पूछ देता, बताओ आईटी एक्ट कब आया था, तो आपको याद होना चाहिए 2000 में आया था। समझ गए, छोटे एग्जामों में सीधे पूछ लेता आईटी एक्ट कब आया था, तो आपको याद होना चाहिए सन 2000 में। इसमें बाबू ना इस एक्ट में एक धारा बनाई गई थी और उस धारा का नाम था 66A। क्या नाम था धारा का, 66A। और इसमें क्या लिखा गया था, इसमें लिखा गया था भैया देखो, कोई भी इंटरनेट पे अगर कोई पोस्ट है वो आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए और किसी का अपमानजनक नहीं होना चाहिए। समझ गए, ना तो आपत्तिजनक होना चाहिए और ना अपमानजनक होना चाहिए, ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी पोस्ट है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसके खिलाफ केस कर दिया जाएगा, इस एक्ट में मेंशन था। लेकिन बाबू एक बात और आपको बता दें, ये चीजें नहीं बोली गई थी कि क्या आपत्तिजनक होता है, क्या अपमानजनक होता है। इसका मतलब लॉ क्या कहता है, विधि क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज विधि, व्हाट इज लॉ, विधि को हम लॉ कहते हैं अंग्रेजी में। समझ गए, अगर कोई कहे विधि क्या है, लॉ क्या है, यहां एक एक वर्ड आप जानोगे। समझ गए, यहां एक एक वर्ड जानोगे और मैं बता रहा हूं वर्ड पे पीएचडी करोगे। यहां जब तक आपको वर्ड नहीं आएंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आप चीजों को रट के पास नहीं हो सकते, ना तो आप समझ पाएंगे ना और कुछ कर पाएंगे। लॉ क्या होता है, हमने कहा विधि क्या है, तो हम कहेंगे विधि भैया क्या है विधि, हम कहेंगे यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए और लिखित होना चाहिए। लॉ कैसा होना चाहिए, हम कहेंगे ये स्पष्ट और लिखित होना चाहिए। हम लॉ किसे कहेंगे भैया, आपको पता है कि अपने आर्टिकल 13 में लॉ की डिफिनेशन नहीं दी गई है, केवल ये बताया गया है कि अगर किसी ने मूल अधिकारों का हनन किया तो वो लॉ नहीं। समझ गए, ये बताया गया कि लॉ क्या नहीं है, ये बताया गया था ना। तो जो चीजें मूल अधिकारों का हनन करेंगी वो नहीं है, या जो चीजें हमारा अवमानना करेंगी वो क्या है, लॉ नहीं है। ये है लॉ।
अब कहा है लॉ कैसा होना चाहिए, तो हमने कहा लॉ भैया एकदम स्पष्ट और लिखित होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए एंड रिटन होना चाहिए, क्लियर एंड रिटन होना चाहिए, समझे। तो लॉ कैसा होना चाहिए, तो हम कहेंगे स्पष्ट और लिखित होना चाहिए, स्पष्ट और लिखित होना चाहिए लॉ। हाँ, लिखित होना चाहिए, स्पष्ट और लिखित होना चाहिए। अगर लॉ स्पष्ट और लिखित होना चाहिए तो अपने आप से सोचो कि यहां पर जो आईटी एक्ट था, इसकी धारा 66 में जो आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें की गई थी कि अगर कोई भी आपत्तिजनक या अपमानजनक पोस्ट करता है इंटरनेट पे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस लॉ में यह नहीं बताया गया कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अपमानजनक हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि लॉ यहां पर क्लियर नहीं था, लॉ यहां पर लिखित नहीं था, तो गलत थी चीजें, समझ गए। बताओ, पहले बताओ इसकी धारा 66 आप समझ गए। हाँ भैया धारा 66 समझ गए, धारा 66 ये समझ गए। अब भैया देखो, मुंबई था, मुंबई शहर सभी को पता ही होगा। मुंबई की दो लड़कियां थी, दो लड़कियां थी, मुंबई की दो लड़कियां थी, दोनों फ्रेंड थी, दोनों क्या कर दी, दोनों फ्रेंड थी। अब ये दोनों ने क्या कर दिया, फेसबुक चलाती थी, क्या चलाती थी, फेसबुक चलाती थी। और फेसबुक चलाती थी, इन्होंने एक पोस्ट कर दिया। और पोस्ट क्या किया था, मतलब एक ने पोस्ट किया, दूसरे ने पोस्ट को लाइक कर दिया। मान लेते हैं इसने किया, इसने लाइक कर दिया, समझ गए। एक ने पोस्ट किया और एक ने लाइक कर दिया। अब अपने दिमाग से सोचो, उसी समय बाल ठाकरे थे, उनकी डेथ हो गई थी, बाल ठाकरे का निधन हो गया था। और बाल ठाकरे कौन है, तो हम कहेंगे भैया शिवसेना एक पार्टी है, उसके सुप्रीमो थे, उसके मतलब मेन थे, हेड थे। अब उनकी डेथ हुई थी और पूरा मुंबई बंद करवा दिए, पूरा मुंबई बंद करवा दिए। तो ये दोनों लड़कियों ने पोस्ट में क्या, मतलब एक ने जो पोस्ट किया था उन्होंने लिखा कि भैया देखो सभी लोगों को यहां पर डराने के लिए बंद कमरे में बंद कर दिया गया, मतलब उनको अपने कमरे में बंद करवा दिया गया, डर के मारे उनको बंद करवा दिया, समझ गए, ये लिखा गया था। और दूसरे ने इसी पोस्ट को क्या कर दिया था, लाइक कर दिया था। तो भाई दोनों फ्रेंड थी तो लाइक करेगा ही। तो उस समय आपको पता है लोग फालतू ऐसे ऐसे कर देते होंगे लाइक। भाई दोस्त अगर कोई चीज पोस्ट कर रहा है तो उसको भाई लाइक करेंगे ही करेंगे। और इसने क्या कर दिया, लाइक कर दिया पोस्ट को। और पोस्ट में बस इतना ही था कि यहां डर के मारे सभी लोगों को कहां पर बंद कर दिया, सभी लोगों को बोल दिया गया कि सभी लोग अपने घर में रहो, घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि बाल ठाकरे का यहां पर क्या हुआ था, डेथ हुआ था। अब भैया यही बात शिवसेना पार्टी के जो मतलब कार्यकर्ता थे उनको खराब लग गई और उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों बेचारियों के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। और केस किस धारा से किया इन्होंने, 66 वाले 66A से किया। और कह रहा है ये देखो 66A में लिखा है, आईटी एक्ट 2000 में उसके धारा 66A में लिखा है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं अगर यहां पर किसी आपत्तिजनक या अपमानजनक कोई भी पोस्ट करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए पुलिस इनको गिरफ्तार, और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब पूरे भारत में हड़कंप मच गई, पुलिस कैसे ऐसे कर सकती है, पुलिस कैसे ऐसे कर, भैया इंटरनेट का हमें तो आजादी छीन ली गई, इंटरनेट से हमारी आजादी छीन ली गई, समझे। अब एक महिला थी, महिला नहीं कह सकते अभी तो स्टूडेंट ही थी, उनका नाम था श्रेया सिंघल। अब श्रेया सिंघल लॉ स्टूडेंट थी। उन्होंने क्या कर दिया, जब उनको इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने भारत सरकार को चैलेंज कर दिया, कहा कि ये कहां का मतलब ये कहां का नियम है, या ये कहां का अधिनियम है, या ये कहां का विधि है कि हमारे इंटरनेट स्वतंत्रता को आप हनन कर रहे हो, हमारे आर्टिकल 19(1)(a) का हनन कर रहे हो। कैसे आपके आर्टिकल 19(1) का हनन हो रहा है, देख लो, हमें वहां पर इंटरनेट की आजादी दी गई है, हम वहां पर इंटरनेट के लिए आजाद थे, हम पोस्ट कर सकते थे। तो भारत सरकार ने कहा देखो आपने पोस्ट कर सकते हो, सही है, लेकिन भैया यहां पर जो दोनों लड़कियों ने किया है ये किससे किसी का अपमान हुआ। तो कहा कि बताइए इससे क्या अपमान हुआ। उन्होंने बस इतना ही तो लिखा है कि लोगों को घर के अंदर बंद करवा दिया गया है ताकि
लोग मतलब लोगों को डर था इनके अंदर, इसीलिए लोगों को अपने घर में। बताइए इसमें कहां से उनका अपमान हुआ? इतना ही तो किया है, और फिर एक ने उसी पोस्ट को लाइक किया है। इससे बताओ इनका अधिकारों का हनन हो रहा कि इनका अपमान हो रहा है? तो भारत सरकार ने कहा, कुछ बोल नहीं पा रही भारत सरकार अब। तो भैया श्रेया सिंघल क्या कर दी? श्रेया सिंघल पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। श्रेया सिंघल कहां पहुंच गई? तो हम कहते हैं श्रेया सिंघल कहां पहुंच गई भैया? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आओ भैया भारत सरकार तुम एक लाइन में खड़े हो जाओ, श्रेया सिंघल तुम एक लाइन में खड़े हो। 2 कटघरे बनाए गए, दोनों कटघरे में खड़े हो गए। अब आपको पता ही होगा कि भारत सरकार की तरफ से मतलब कि जज वाला काम कौन करता है। अगर नहीं पता है तो भैया कमेंट में करिए, बताओ मेरे को कौन करता है भारत की तरफ से मुकदमा कौन लड़ता है? ठीक है ना, भारत का वकील कौन होता है बताएंगे आप, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो भारत सरकार तुम गलत हो। हाँ हम गलत हैं, कैसे हम गलत हैं? तो भैया भारत सरकार सुनो, पहले भारत सरकार देखो आर्टिकल 19(1) में 19(1)(a) में यह अधिकार है कि इनको इंटरनेट की सुविधा मिलनी चाहिए। और इन्होंने जो पोस्ट किया है, पहली बात देखो इन्होंने जो पोस्ट किया उससे आपका कुछ भी अपमान नहीं है। और दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि भैया ये बताओ यहां पर ये जो आर्टिकल 66 ये लिखा गया है, यहां पर तो कुछ भी स्पष्ट किया ही नहीं गया है। अगर ये स्पष्ट नहीं किया गया है तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसको भैया हम धारा 66(a) को हम क्या कर देंगे, नल एंड वाइड कर देंगे, नल एंड वाइड कर देंगे। मतलब इसको हम रद्द कर देंगे। मतलब ये कानून है ही नहीं, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है, ये लिखित नहीं है। अगर ये लिखित होता तो इसको हम चलाते हैं। जब भैया ये लिखित नहीं है तो इसको रद्द करो। और यहां पर क्या कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। कहा कि भैया धारा 66(a) तुम्हारा समय आ गया, तुम 15 साल बहुत जे लिए। और 2015 में इसको क्या कर दिया गया, नल एंड वाइड कर दिया गया। मतलब इस धारा को खत्म कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, बाकी इसमें और भी धाराएं थी, उनको बरकरार रखा गया। बाकी इसमें और भी धाराएं थी, उनको बरकरार रखा गया। और इस धारा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसीलिए यहां पर एक निकल के आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी करके एक सिद्धांत निकलता है। मतलब कि सेवरेबिलिटी का सिद्धांत निकल के आता है। अब सेवरेबिलिटी के सिद्धांत क्या कहता है कि कहता है कि जैसे मान लो कि जैसे मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं एकता, और एक वर्ड ऐसे और लिखता हूं एकता। अगर इसमें से एक हटा दोगे तब भी मीनिंग नहीं बदलेगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे अधिनियम हैं तो उनमें अगर एक चीज की कटौती की जाती है तो इससे उनका मतलब मीनिंग नहीं बदलता। जैसे हमने यहां पर कहा कि अगर यहां पर डबल ए होता तब भी हम पढ़ते एकता, लेकिन अगर हमने एक ए वहां से निकाल दिया तब भी इसको हम पढ़ेंगे एकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लॉ है उसके सारे पार्ट को वही रखो, थोड़ा सा उसमें कुछ अगर चेंज कर देते हो तो भैया लॉ का जो नेचर होता है ना वही होता है। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं। समझे? चीजें मतलब मीनिंग नहीं बदल रही है, बाकी चीजें बदल जा रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं। तो अपने दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, केवल केस आ गया तो समझा दिया इसे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे इसमें से भी सभी को रखा गया बरकरार, केवल एक चीज को यहां से हटा दिया गया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है ये। समझ गए? जैसे हमने कहा उसमें 69(a) था, वो था, वो आज भी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आप बढ़िया से समझ आना कि ये सारे ऐसे केस थे। अब कोई ऐसे थोड़ी केस कर सकता है, लेकिन ऐसे इसमें केस कर दिए थे। तो आपको याद चीजें रखनी है कि कैसे कैसे याद करनी है। केस उस बढ़िया से अगर दिमाग में एक बार बैठ गया ना तो केस उस हमेशा याद रहता है। समझ गए? तो ये अभी आपको याद होना चाहिए। श्रेया सिंघाल थी, ये पूरा ऐसे आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। श्रेया सिंघाल का पूछेगा, श्रेया सिंघाल का केस किससे संबंधित था, तो भैया तुरंत बता देना कि ये इंटरनेट से संबंधित था। और ये इंटरनेट की दुनिया का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, इसीलिए मैंने इस केस को उठाया था। और केशवानंद भारती वाले में धरने को लेकर जो हुआ था वो समझो। बाकी जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर केशवानंद भारती केस बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक ना। अभी तो आप देखो बढ़िया से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आप बताओ। जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन आपसे पूछा
कि ये बताइए कि भारत सरकार की तरफ से वकालत कौन करता है, भारत सरकार की तरफ से उनकी वकालत कौन करता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, आपको अगर से नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज तो आप बताइएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं। अगर पूछेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। समझ गए? क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक ना? समझ गए बात मेरी? तो इतना पहले बढ़िया सा पढ़ो। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा इसमें आज हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं आप बढ़िया से उनका नोट्स बना लेना, बढ़िया से रिवीजन कर लेना। बाकी तब उसके बाद आप पढ़िएगा। अगर कुछ भी आपको मतलब समझ में नहीं आती चीजें तो तुरंत आप वहां से मेरे से संपर्क मतलब कि कमेंट में करिए ताकि मैं आपको वो कमियों को दूर कर सकूं। वैसे जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में चीजें आई होंगी, क्योंकि मैंने ऐसी कोई शब्द ऐसा नहीं बोलता हूं कि जो आपको सस्पेक्ट में छोड़ दूं। आज एक शब्द ऐसा बोला हूं कि जहां आपको सस्पेक्ट हो सकता है, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब यही है केवल इतना कि बाकी सारी चीजें ऐसे मेंटेन रखो, एक चीज को उसमें से काट दो, मीनिंग वही रहे। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कि मतलब कहीं पर भी वो एडजस्ट कर जाते हैं। ये ऐसा सिद्धांत है जो कहीं पर भी क्या होता है, एडजस्ट कर जाता है, थोड़ा सा इधर उधर करने पर। बस रख दो। थैंक यू।